दुनिया पर राज वही करता है जो अपनी वीरता और ताकत से इसे जीत लेता है। हिस्ट्री में कई बड़े एम्पायर्स का जिक्र मिलता है, लेकिन आज हम एक ऐसे एम्पायर की बात करेंगे जो वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे पावरफुल एम्पायर्स में से एक था। इस एम्पायर ने कुछ ही दिनों में ईस्टर्न यूरोप का एक बड़ा हिस्सा, मिडिल एशिया के ज़्यादा हिस्सा और चाइना तक को अपने कंट्रोल में कर लिया था। 13th सेंचुरी के मिड से एंड तक ये अपने पीक पर था। इस एम्पायर की हदें जापान के समुंदर से लेकर वेस्टर्न एशिया माइनर यानी एनातोलिया और आज के टर्की तक फैल गई थी। इस एम्पायर का नाम था मंगोल एम्पायर। मंगोल एम्पायर हिस्ट्री का एक ऐसा एम्पायर था जो पूरे यूरेशिया में अप्रॉक्सीमेटली 9.27 मिलियन स्क्वायर माइल्स तक फैला था। मंगोल एम्पायर 1268 तक अपने पीक पर था और इसने वर्ल्ड हिस्ट्री में अपनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इस एम्पायर की शुरुआत 13th सेंचुरी के शुरू में चंगेज़ खान के लीडरशिप में मंगोल ट्राइब्स के एकीकरण के साथ हुई, लेकिन एक बड़े हिस्से पर राज करने के बावजूद 1327 में कुछ ऐसी घटनाएं शुरू हुई जो इस एम्पायर के पतन का कारण बन गई। आज मंगोल एम्पायर अपनी क्रूअल वॉर स्ट्रेटजीज के लिए ही नहीं बल्कि अलग अलग कल्चर्स को एक साथ लाने और अपने पूरे रीजन में बिजनेस को बढ़ावा देने में सफल होने के लिए भी जाना जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मंगोल एम्पायर्स के बारे में जिसे चंगेज़ खान ने बनाया था। हम जानेंगे कि किस तरह चंगेज़ खान ने अपने एम्पायर को बनाया और किस वजह से उसका एम्पायर गिर गया। तो शुरू करते हैं चंगेज़ खान से, जिनका असली नाम तैमुजिन था। उनका जन्म 1162 में बेकाल लेक के पास हुआ था, जो आजकल रशिया के फार ईस्ट में है। उस वक्त मंगोलिया में कोई एक एम्पायर नहीं था, अलग अलग ट्राइब्स लड़ते रहते थे। तैमुजिन के पिता की मौत हो गई थी और उनका एक स्टेप ब्रदर भी था। एक दिन तैमुजिन ने अपने भाई को मार दिया। तैमुजिन ने अपने ट्राइब्स को एक किया और 1206 में मंगोल ट्राइब्स ने उन्हें अपना लीडर बना लिया। नोन रिवर के किनारे सफ़ेद फ्लैग के नीचे उन्हें खगान के टाइटल दिया गया, जिसका मतलब था वर्ल्ड का एम्परर। और यही वक्त था जब तैमुजिन ने अपना नाम चंगेज़ खान रखा और मंगोल एम्पायर की शुरुआत की। ये थी चंगेज़ खान की कहानी, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बनाया। चंगेज़ खान ने अपने एम्पायर को दुनिया का सबसे बड़ा बनाने के लिए अपनी मिलिट्री कैंपेन शुरू की। उनका पहला कदम 1207 में था, जब मंगोल्स ने शीजिया के तांगुत एम्पायर पर हमला किया, जो नॉर्थ वेस्ट चाइना और तिब्बत के कुछ हिस्से पर राज कर रहा था। कुछ ही समय बाद शीजिया के राजा ने चंगेज़ खान के सामने सरेंडर कर दिया। फिर चंगेज़ खान ने अपना ध्यान जिन डायनेस्टी पर दिया, जो नॉर्थ ईस्टर्न चाइना को कंट्रोल करते थे। 1215 में उन्होंने बीजिंग के पास कब्जा किया और चाइनीज ने अपने सारे एरियाज को येलो रिवर के नॉर्थ में खो दिया। 1218 में चंगेज़ खान ने सेंट्रल एशिया में अपना एक्सपेंशन शुरू किया। मंगोल्स ने वेस्ट की तरफ अपने सफर कंटिन्यू रखा और रास्ते में कई इंपॉर्टेंट सिटीज को लूट लिया। 1223 तक मंगोल्स रशिया और क्राइमीन पेनिनसुला तक पहुंच गए थे, लेकिन उनका एक्सपेंशन कैस्पियन सी के पार नहीं गया। मंगोल एम्पायर के दूसरे वॉर के बाद 25 अगस्त 1227 को चंगेज़ खान की मौत हो गई, जब वो वेस्टर्न जिंग किंग में थे। उनके सबसे बड़े बेटे की डेथ हो गई थी और उनके अपने दूसरे बेटे के साथ अनबन था। इसलिए चंगेज़ खान का तीसरा बेटा उगदाई खान उनका सक्सेसर बना। चंगेज़ खान के बाद उनके बेटे उगदाई खान ने अपने पिता की अग्रेसिव एक्सपेंशन पॉलिसीज को कंटिन्यू रखा। मंगोल्स अपनी क्रूअल स्ट्रेटजीज के लिए जाने जाते थे। उनके टारगेट सिटीज को दो ऑप्शंस दिए जाते थे, या तो सरेंडर करें और ट्रिब्यूट दें, या फिर अगर लड़ाई में हार गए तो सबको मार दिया जाएगा। 1230 में मंगोल आर्मी पर्शिया तक पहुंच गए और शहर ने तुरंत ट्रिब्यूट देना शुरू कर दिया ताकि डिस्ट्रक्शन से बचा जा सके। इसी वक्त एक और आर्मी ने अफगानिस्तान में घुसकर काबुल को गिरा दिया। 1230s के दौरान जॉर्जिया और आर्मेनिया भी मंगोल्स के कंट्रोल में आ गए। रशिया के कई रीजन्स जैसे मॉस्को भी मंगोल एम्पायर के अंडर आ गए।
1240 में मंगोल्स ने यूक्रेन के कीवी शहर को तबाह कर दिया। इसके बाद मंगोल आर्मी तिब्बत तक पहुंच गई और 1241 में सिंध वैली में एंटर कर लिया, लेकिन वो लाहौर पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाए। 1250 के आसपास मंगोलों ने पूरे तिब्बत पर अपना काबू कर लिया और दक्षिण चाइना की तरफ बढ़ना शुरू किया। दक्षिण चाइना को जीतने में कई साल लग गए और 1279 तक ये काम पूरा हो सका। 1259 में मोके खान की मौत हो गई। मंगोल अम्पायर अपने सबसे बड़े पीक पर था, जो पूर्वी यूरोप से लेकर जापान के समुद्र तक और रशिया तक फैला हुआ था। ये एम्पायर दक्षिण में भारत की सीमा तक भी पहुंच गया था। कुबलाई खान के ज़माने में मंगोल एम्पायर ने अपने ताकत का बहुत बड़ा सबूत दिया। 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक का इलाका उनके कब्जे में था। एम्पायर उत्तर में व्हाइट सी से लेकर दक्षिण में इंडियन ओशन, मगरिब में एनातोलिया और मशरिक में पैसिफिक ओशन तक फैला हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मंगोल की ये फौज किस तरीके से इतनी बड़ी सिविलाइजेशन को हराने में कामयाब हुई। मंगोल फौज की जीत का एक बड़ा रीज़न उनकी जंग की नीति थी। पहली बात, मंगोलों ने अपनी फौज को मेरिट के बेसिस पर बनाया, जबकि दूसरे एम्पायर्स में लोग अपने खास रिश्तों को फौज में ऊंचे पदों पर रखते थे। मंगोल फौज काफ़ी फ्लेक्सिबल और स्किल्ड थी और वो अपने दुश्मनों की फौज से कई ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती थी, चाहे कोई भी मुश्किल मौसम क्यों न हो। दूसरा, चंगेज़ खान खुद एक कबायली धर्म का पालन करता था, लेकिन उन्होंने कभी किसी भी धर्म को रोकने की कोशिश नहीं की। इस वजह से उनकी फौज में हर धर्म के लोग शामिल हो गए। और तीसरा, उनके घोड़े जो लंबी जंगों के लिए तैयार होते थे, दूसरे सेनाओं के घोड़ों से हल्की बख्तरबंदी वाले होते थे, इसलिए वो तेज भाग सकते थे। मंगोल फौज जंग के अलावा शिकार में भी बहुत माहिर थे। मंगोल फौज के सोल्जर्स अपने घोड़ों को अपने पाँव से कंट्रोल करते थे, जिससे उनके हाथ फ्री रहते थे और वो दौड़ते हुए तीर और कमान का इस्तेमाल कर पाते थे। मंगोल की फौज हमेशा हल्की होती थी और वो ज़्यादा सामान लेकर नहीं चलते थे। उनके सरदार या खुद चंगेज़ खान भी कॉमन से खेमों में रहते थे। राशन भी कम होता था और जब हालात मुश्किल होते थे तो वो बूढ़े या जख्मी घोड़ों को मारकर खा लेते थे। मगर एक खास बात यह थी कि उनके एम्पायर में लोगों को अपने धर्म को अपनाने की पूरी आज़ादी थी। मंगोल्स ने एक अच्छी डाक व्यवस्था भी बनाई थी, जिससे मैसेजेस आसानी से पूरे एम्पायर में भेजे जा सकते थे। लेकिन मंगोल के शासन में सख्ती भी थी। वे जिन लोगों का विरोध करते थे, उनके पूरे शहर को नष्ट कर देते थे। उनके सैनिकों की वफादारी भी बहुत खास थी। एक बार चंगेज़ खान को तीर लग गया था और उसके बाद उस तीर मारने वाले सैनिक ने खुद स्वीकार किया कि वो चंगेज़ खान को निशाना बना रहा था। चंगेज़ खान ने उसे माफ़ किया और अपनी फौज में शामिल कर लिया। चंगेज़ खान ने अक्सर दुश्मन के शहरों को नष्ट किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि युद्धबंदी उसे धीमा करे और उसकी फौज की रफ्तार में कोई रुकावट हो। मंगोल एम्पायर के टूटने के बाद ये कई हिस्सों में बंट गया। गोल्डन होर्ड ने यूरोप और मध्य एशिया के हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जबकि चीन में युआन राजवंश ने अपनी ताकत बनाई। मंगोल एम्पायर का आखिरी महान खान कुबलाई खान था, जिनकी मौत 1294 में हुई। उनके बाद उत्तराधिकारी को लेकर विवाद शुरू हुआ और एम्पायर टूट गया। 14वीं सेंचुरी के मध्य में इल खानते और चंगताई खानते भी खत्म हो गए और तिमुरिद एम्पायर ने इनका इलाका ले लिया। इस दौरान चीन में विद्रोह हुआ, जिसके बाद युआन राजवंश 1368 में खत्म हो गया। मंगोल साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी विरासत आज भी कई ऐतिहासिक जगहों पर देखी जाती है, जहां उन्होंने विजय प्राप्त की थी। आज मंगोलिया एक छोटा सा देश है, लेकिन चंगेज़ खान और उनके योद्धाओं का इतिहास हमेशा याद रहेगा। चंगेज़ खान के 16 मिलियन रिश्तेदार थे, जो मंगोल एम्पायर की विशालता को दिखाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अपने विचार और अपने सवाल हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इससे हमें और बेहतर करने की इंस्पिरेशन मिलेगी।